Good morning to all of you. Today we are going to discuss pharmaceutical chemistry. It is subject of D Pharmacy first year. Pharmaceutical chemistry में आज हम देखेंगे pharmaceutical analysis. जैसा कि आप जानते हैं, pharmaceutics means study of drugs. Drugs की manufacturing कैसे होती है, dispensing कैसे होती है, ठीक है? Pharmacon means drug. Okay? एंड फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ड्रग की डोजेस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टैबलेट हुआ, कैप्सूल्स हुआ, है ना? आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर पे से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मेडिसिन को डिस्पेंस करता है और फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयों को बनाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास गई, रिटेलर से कंज्यूमर के पास गई और अल्टीमेटली कंज्यूमर ने ड्रग को कंज्यूम किया, तो उसका इफेक्ट कंज्यूमर को प्रॉपर मिलना चाहिए। तो इस इफेक्ट को इंश्योर करने के लिए ड्रग की क्वालिटी को मेजर करना बहुत जरूरी है ना? आपने देखा होगा कुछ लोग दूध में मिलावट करते हैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं ताकि मुनाफे को बढ़ाया जा सके। तो कंपनी हो सकता है कि क्लेम कर रही है कि मैंने 500 mg पैरासीटामोल का टैबलेट बनाया है और कंपनी ने उसमें 500 mg की जगह 400 mg पैरासीटामोल डाला हो सकता है। या कोई कंपनी है जो कोई गलत काम कर रही है। तो कंपनियों द्वारा जो दवाइयां बनाई जा रही है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है ना? कोई कंपनी ने जैसे पेंटो डीएसआर बनाया, ठीक है? पेंटेप्राजोल, लेबेप्राजोल, है ना? ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं। कंपनी कह रही है कि मैंने 40 mg डाला है, तो 40 mg डाला भी है या नहीं, तो इसको हमको इंश्योर करना पड़ेगा ना। तो हम इसको केमिकल एनालिसिस के थ्रू इंश्योर करते हैं कि कोई कंपनी यदि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रही है तो वो लेबल पे जितना क्लेम कर रही है कि ये इंग्रेडिएंट इतना डला है, ये इंग्रेडिएंट इतना डला है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट उतने डले हैं कि नहीं, ठीक है? आपने देखा होगा ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर से सैंपल कलेक्ट करता है और वो एनालिटिकल लैब को भेज देता है। लैब में फिर उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एनालिसिस होती है और देखा जाता है कंपनी ने लेबल पे जो क्लेम किया है वो चीजें उसमें है या नहीं। ये भी चेक किया जाता है कि उस प्रोडक्ट में कहीं इम्प्यूरिटी तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है, जितना कंपनी क्लेम कर रही लेबल में उतने इंग्रेडिएंट उसमें ऐड किए गए हैं या नहीं, तो उसकी कंपोजिशन को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो हम ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सब स्टडी करेंगे आज। अपना वीडियो कैम आप लोग ऑफ कर लीजिए। Now we come to the definition of pharmaceutical analysis. Pharmaceutical analysis is a branch of practical chemistry that involves a series of processes for identification, determination, quantification, and purification of substance, separation of the component of a solution or mixture, determination of structure of the chemical compound. Pharmaceutical analysis में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेक्स्ट डिटर्मिनेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है? यदि हमने कोई दवाई बनाई है तो वो सेफ होना चाहिए, दवाई स्टेबल होना चाहिए और दवाई का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कंपनी ने कहा कि भाई मैंने इस पैकेट में प्रोटीन डाला है, तो प्रोटीन है भी या नहीं? ऐसा तो नहीं कि कहीं आटे का पाउडर डाल दिया हो और आपको बोल रहे हैं भैया लो 2000 रुपए किलो का प्रोटीन खाओ। उस प्रोटीन को खाने से आपको फायदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग प्रोटीन यूज करते हैं, प्रोटीन में बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशन होता है ना? तो उसका प्यूरिफिकेशन जरूरी है, उसको प्योर करना जरूरी है। कंपनी कह रही है कि भाई एक स्कूप में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, तो हम उसको लैब में टेस्ट कर सकते हैं, है ना? कोई कंपनी, नीचे लगा नीचे ऊपर प्लीज लगाना डू ऊपर नॉट ऊपर गाना डिस्टर्ब द लगा क्लास। ऊपर गाना लगा। अजय कुमार,
तो कौन तुम्हारे लिए में जुगाड़ भी है ना, मेरे पास सब जुगाड़ है। सब म्यूट कर दीजिए। अजय भाई माइक म्यूट कर दो। अरे एक मिनट एक मिनट। अजय भाई माइक म्यूट कर दो। यस सर यस सर। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं ड्रग्स का, डिटर्मिनेशन करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन इन द सेंस यदि दवाई में कोई एडल्ट्रेशन है तो उस इम्प्यूरिटी को हम फाइंड आउट करके उसको एक्सट्रैक्ट करके दवाई को हम प्योर बनाते हैं। क्योंकि दवाई की शुद्धता जरूरी है कि नहीं, हमारी खाने पीने की चीजों में भी शुद्धता होनी चाहिए। आपने देखा होगा दूध वाले बीच में कहीं गाड़ी रोक के उसमें पानी मिला देते हैं। यदि शुद्ध दूध की कीमत 50 रुपए लीटर है और शुद्ध दूध में यदि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो वो 2 लीटर हो जाएगा, तो बेचने वाले को फायदा होगा कि नहीं। तो इस मुनाफे के लालच की वजह से लोग मिलावट करते हैं और मिलावट को बोलते हैं एडल्ट्रेशन। और जब ये एडल्ट्रेशन दवाइयों में होता है तो इसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एडल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल एडल्ट्रेशन। और यही एडल्ट्रेशन जब खाने पीने की चीजों में होता है तो इसको बोलते हैं फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन का पता किससे चलता है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से, कि कहीं कोई मिलावट तो नहीं है, और मिलावट है तो क्या मिलाया गया है, और यदि कुछ मिला दिया है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, है ना, हम उसको प्योर कैसे करेंगे उस सब्सटेंस को। ठीक है, क्योंकि प्योरिटी बहुत जरूरी है दवाइयों में। दूसरा, दवाइयां रिजनेबल रेट पे मिलनी चाहिए। तीसरा, दवाइयां सेफ होनी चाहिए, दवाइयां इफेक्टिव होनी चाहिए, और दवाइयां स्टेबल होनी चाहिए। क्योंकि दवाइयों को जहां पर बनाया जाता है वहां से उसको अलग अलग क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वहां पर दवाइयां बिकती है। तो दवाइयों की जैसे एक्सपायरी डेट 3 साल की है, तो 3 साल तक दवाइयों को सेफ रहना बहुत जरूरी है। दवाइयों में जो भी इंग्रेडिएंट मिले हैं उनका आपस में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि टॉक्सिसिटी कॉज करे वो बॉडी में जाके। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इन्वायरमेंट की भी एनालिसिस की जाती है कि भाई एयर कितनी प्योर है। अभी कुछ दिन पहले एक डेटा रिलीज हुआ था कि भाई दिल्ली और कलकत्ता जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना। तो ये सब एयर की भी एनालिसिस की जाती है, वाटर की एनालिसिस की जाती है कि पानी की शुद्धता कहाँ पर है ना। हम अलग अलग क्षेत्र का वाटर सैंपल कलेक्ट करके पता कर सकते हैं कि वहाँ वहाँ के पानी में प्यूरिटी कितनी है, वहां के पानी में मिनरल कितने प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजों की हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा एनालिसिस क्या होती है। एनालिसिस मतलब किसी भी चीज की शुद्धता की जांच करना। वो फूड की भी हो सकती है, मेडिसिन की भी हो सकती है, ठीक है, और आपके एयर एयर की भी हो सकती है, वाटर की भी हो सकती है। तो किसी भी चीज की शुद्धता की जांच करना एनालिसिस कहलाता है। इसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हम परफॉर्म करते हैं जिसकी हेल्प से हम प्यूरिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है? Pharmaceutical analysis is a branch of practical chemistry that involve a series of process for identification, determination, quantification, purification of a substance, separation of component of solution or mixture, और determination of structure of chemical compound। एनालिसिस के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि किसी दवाई के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन सा मॉलिक्यूल ऐड है। हमें कोई यदि अननोन सैंपल दिया जाए, जैसे हमें कोई पाउडर दिया जाए, तो हम उस पर केमिकल टेस्ट करके उसकी एनालिसिस करके जान सकते हैं ना उसमें क्या है ना। हम जैसे हमें किसी ने कहा कि भाई ये पाउडर में क्या है बताओ, तो हम उसमें केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट लगाएंगे, लिपिड के टेस्ट लगाएंगे, प्रोटीन के टेस्ट लगाएंगे। इस टाइप से हम टेस्ट लगा के उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उसमें है क्या। तो ये हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से जानते हैं कि हमारे पास जो अननोन सैंपल है उसमें क्या है, और यदि हमारे पास नोन सैंपल है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो ये हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में इसकी स्टडी करते हैं और इसका ब्रॉड एप्लीकेशंस है। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ एनालिसिस। तो इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, ड्रग एंड R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड ड्रग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहां पर ड्रग को डेवलप किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट जो पैकेजिंग का काम करता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो कि दवाइयां बनाएगा, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, पैरेंट्रल्स, है ना, IV फ्लूइड्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म को प्रोड्यूस करेगा। एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल, वो क्वालिटी को इंश्योर करेगा।
जैसे टैबलेट बन तो गई है, लेकिन वो टैबलेट पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगा के देखेगा कि टैबलेट की क्वालिटी कैसी है ना, टैबलेट की स्टेबिलिटी कैसी है, टैबलेट का डिसोल्यूशन होगा या नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टैबलेट पर। पेरेंटल फॉर्मुलेशन बनाई गई तो इंजेक्शन की स्टेबिलिटी चेक की जाती है, उनकी सेफ्टी चेक की जाती है, उनकी इफिकेसी चेक की जाती है ना। उसके बाद फिर उसको मार्केट में सेलिंग के लिए रिलीज किया जाता है। 1 मिनट। फूड इंडस्ट्री में जो डेली लाइफ रूटीन में हम फूड कंज्यूम करते हैं, है ना, हम ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, वहां से हम जो फूड डिब्बा बंद खाना लेके आते हैं, उसकी भी क्वालिटी को एनालिसिस के थ्रू इंश्योर किया जा सकता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स वी यूज फॉर एनालिसिस? एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से हम क्वालिटी का पता लगाते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और क्वांटिटी में हम ये पता लगाते हैं कि उसकी क्वांटिटी उतनी है या नहीं जितनी कंपनी लेवल पे क्लेम कर रही है। आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट के लेवल पे उसकी क्वांटिटी लिखी होती है ना। सर 1 मिनट, आप सर 1 मिनट। हाँ सर ये जो इनकी पीडीएफ आप दे दोगे, फिर ये एक बार थोड़ा वापस से मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ले लीजिए। एक बार एक बार शुरू से कर दीजिए सर थोड़ा। हम्म सर जो स्टार्टिंग से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हाँ इसी से ठीक। हाँ सर आगे करेंगे। और सर सेकंड वाला जो था वो कर देंगे। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर प्लीज, कंटिन्यू। तो एनालिसिस हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो क्वालिटी का पता लगा सकते हैं, एक तो क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर पे जो दूध वाले भैया दूध देते हैं, हम उसको लैक्टोमीटर से उस दूध की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा गांव में लोग जब दूध देने जाते हैं डेयरी में, तो वहां पर उनके पास लैक्टोमीटर रखा होता है। तो लैक्टोमीटर से वो दूध की क्वालिटी को एनालाइज करते हैं कि दूध की क्वालिटी कैसी है। तो ये लोग मिलावट नहीं करते, इनको पता है साहब दूध लेके जाएंगे और वहां पर वो टेस्ट करके देखेंगे और बोल देंगे कि आपने दूध में 5 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला दिया है ना। तो वो लैक्टोमीटर से चेक कर लेते हैं। तो इसलिए वो लोग ईमानदारी से दूध को कैसे निकालते हैं, वो उसी प्योर दूध को वैसे ही दे देते हैं ले जाके, है ना। तो ऐसे ही हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी तो होना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है? दवाइयों की क्वालिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि एक आम इंसान को दवाइयों का उतना नॉलेज नहीं होता है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी आम इंसान को यदि थर्ड क्लास क्वालिटी की दवाई सेल करेगी तो उसके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पेशेंट दवाई क्यों खाता है? क्योंकि वो बीमारी उसकी ठीक हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई पेशेंट ने दवाई खाई और उसकी बीमारी ठीक होने की जगह और बढ़ गई, है ना। तो खाने पीने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, है ना, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इनकी क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत जरूरी है ना। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक पोस्ट असाइन करती है जिसको हम बोलते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। क्या बोलते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर। जितने भी लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं सबको ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में पता होगा। पीआई साहब आते हैं मेडिकल पे, है ना, और चेक करते हैं कि इथिकल और लीगल प्रैक्टिस फार्मेसी फील्ड में हो रही है या नहीं, है ना। हर फील्ड में लीगल प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, लीगल काम होना बहुत जरूरी है ना। तो डीआई साहब आपका डेटा चेक कर सकते हैं, आपका कंप्यूटर पे आपने सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया है या नहीं, आप जो एच शेड्यूल के ड्रग है, एक्स शेड्यूल के ड्रग है, उनको आप सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या नहीं। क्योंकि ड्रग का मिसयूज भी तो होता है, ड्रग का मिसयूज भी होता है। कुछ लोग ड्रग से नशा करते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज। क्या बोलते हैं? ड्रग अब्यूज। जो नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं उनका लोग मिसयूज करते हैं, उनसे नशा करते हैं। तो जो नशेड़ी होते हैं वो यदि मेडिकल स्टोर पे आते हैं तो उनको कभी भी दवाइयां नहीं देनी है, क्योंकि वो उसका मिसयूज करेंगे। हो सकता है कि कोई किसी को दवा खिला दे, बेहोश कर दे, है ना। नींद की गोली ज्यादा खिला देगा तो सामने वाला बेहोश हो जाएगा, और बेहोश हो जाएगा तो उसके घर पे चोरी हो सकती है।
तो दवाइयों का मिसयूज भी हो सकता है। तो दवाइयों का मिसयूज को रोकने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर इन चीजों का ध्यान रखता है कि आप दवाइयों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो या नहीं। आपको एक्स शेड्यूल के जो मेडिसिन है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और मेडिकल स्टोर से किसी भी समय ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल कलेक्ट कर सकता है। आपके मेडिकल स्टोर पे जो सिरप्स रखे हुए हैं, टैबलेट है, कैप्सूल है, पैरेंट्रल्स हैं, वैक्सीन्स हैं, उनका सैंपल कलेक्ट कर लेगा डीआई और वो लैब भेज देगा। और यदि वो लैब भेजेगा और उसमें रिपोर्ट आती है कि भैया ये दवाइयां इम्प्योर है, ये दवाइयों में जो लेबल पे क्लेम किया गया है वो नहीं है इसमें इंग्रेडिएंट, तो इससे दवाई की कंपनी भी खतरे में आ सकती है और मेडिकल स्टोर पे भी जांच बैठ सकती है कि आप फर्जी दवाइयां बेच रहे हो। ठीक है, तो इसलिए दवाई की कंपनियां अपने लीगल प्रोस्पेक्टिव को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखती है और दवाई को मार्केट में भेजने से पहले ही कंपनी में ही चेक कर लेती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि इससे क्या है, कंपनी की रेपुटेशन डायरेक्ट जुड़ी होती है ना। कोई कंपनी यदि दवाई बनाती है और उसकी दवाई पे कल को कोई ऑब्जेक्शन उठता है तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कंपनी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है मार्केटिंग पे, तो वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वो दवाई को मार्केट में भेजने से पहले ही अपनी कंपनी में ही एक डिपार्टमेंट बनाती है जिसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, और वहां पर उस दवाई की क्वालिटी को इंश्योर करके रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि हमने इतनी दवाइयां बनाई और हमने उसके सैंपलिंग करके उसकी क्वालिटी को चेक किया है, हमारे पास रिकॉर्ड भी है। ताकि कल को कोई बंदा यदि गलत तरीके से ऑब्जेक्शन उठाता है तो कंपनी उसको फेस कर पाए। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई बनाने के लिए कच्चा माल भी तो खरीदती है, तो कच्चा माल जब कंपनी में आता है तो उसकी भी एनालिसिस की जाती है कि हमने जिससे कच्चा माल खरीदा उसने हमको कहीं मिलावट करके तो नहीं दे दिया, थर्ड क्लास क्वालिटी का सब स्टैंडर्ड का माल तो हमको नहीं भेज दिया। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी भी एनालिसिस करती है। ठीक है, और लैब्स में भी एनालिसिस होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लैब्स में भी एनालिसिस होती है। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस कर सकते हो और आप उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो और जान सकते हो कि उसमें वो चीज उतनी है या नहीं, और यदि नहीं है तो एक आम इंसान कंपनी पे केस भी कर सकता है। एक आम इंसान कंपनी पे केस कर सकता है कि भाई आप लेबल पे मेंशन ये कर रहे हो और ये चीज इतनी इसमें है नहीं। कई कई लोगों ने एनालिसिस करा के देखी तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 19-20 का फर्क आता है, अदरवाइज वो लेवल पे जो क्लेम करती है वो उसमें रहता है। मैं रेपुटेटेड कंपनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी फर्जी कंपनियां हैं जो केवल मुनाफा कमाने के लिए बैठी है, बंद भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा हमें अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्वालिटी के पैरामीटर सेट किए हैं, उसको ये लोग फॉलो करते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं, तो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। अजय कुमार जी प्लीज आपका कैमरा बंद कर लीजिए। कहाँ से होता है? आप बढ़िया बिस्तर पे लेटे हुए हो, तकिया सर के नीचे रखी हुई है, क्या है ये? तो कैमरा बंद कर लिया करो कम से कम। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव में हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी का पता लगाते हैं। जैसे हमने कोई टैबलेट मार्केट से सैंपल कलेक्ट किया तो हम ये पता लगाएंगे कि उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट क्लेम किए हैं, जैसे कंपनी ने एक मल्टीविटामिन कैप्सूल बनाया, ठीक है, कंपनी कह रही मैंने इसमें विटामिन B12 इतना डाला है, विटामिन B6 इतना डाला है, जिंक इतना डाला है, मैग्नीशियम इतना डाला है, उसकी पूरी कंपोजिशन रहती है ना। आप मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई उठा के देखना, उस पर पूरे उसके इंग्रेडिएंट की कंपोजिशन दी होगी, जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे उसमें 2 4 5 10 15, तो हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी ने उतने डाले हैं या नहीं उसमें। तो ये जो एनालिसिस कहलाएगी ये क्वांटिटेटिव कहलाएगी क्योंकि हम इसमें क्वांटिटी का एस्टिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम ये देख रहे हैं कि भाई कंपनी बोल रही है कि हमने इसमें प्रोटीन डाला है और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई प्रोटीन है या नहीं है, हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब हम क्वालिटी का पता लगाएंगे कि क्वालिटी कैसी है, थर्ड क्लास है, गुड क्वालिटी है, बेटर क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है ना, या कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, तो ये सब क्वालिटेटिव में आएगा। तो ये दोनों टाइप की एनालिसिस आपको समझ में आई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। Qualitative analysis, this tests are performed to indicate whether the substance or compound is present in the sample or not. Qualitative analysis बताती है कि जो पैकेट में कंपनी कह रही है वो है भी या नहीं। ठीक है, और various qualitative tests for detection is performed.
ओके तो इसमें जैसे लिमिट टेस्ट लगाते हैं, है ना, कलर चेंज के कुछ रिएक्शन है, मेल्टिंग टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट, ये सब हम टेस्ट करके उसकी गुणवत्ता का पता लगाते हैं, क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। अब आता है नेक्स्ट, एनालिटिकल टेक्निक के टाइप्स कितने होते हैं। इसमें आता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। आपके सिलेबस में केवल वॉल्यूमेट्रिक है, ठीक है। ये जो पावर पॉइंट बनाया है ये बी फार्मा स्टूडेंट के हिसाब से बनाया है, तो उनके सिलेबस में कुछ चीजें एडिशनल है, तो वो हमें नहीं पढ़नी है। हम केवल पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस में है। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। अब हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। हम इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में ये भी देखेंगे टाइट्रेशन क्या होता है। आपके सिलेबस में टाइट्रेशन है और टाइट्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन वहां से आपके एग्जाम में रखा जाता है। तो अभी हम 3-4 टाइप के जो हमारे सिलेबस में है वो टाइट्रेशन देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि टाइट्रेशन क्या होता है, उसमें कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है। एज द नेम क्लियर दैट इन टाइट्रेशन वॉल्यूम इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यदि हम इसमें वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तो इसको वॉल्यूमेट्रिक मेथड बोलते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के फर्दर टाइप होते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सीमेट्री टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के मेथड्स हो गए। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सीमेट्रिक टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब हम क्या है, कंसंट्रेशन को डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। हम कंसंट्रेशन को डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, परसेंट सॉल्यूशन। ये क्लास को कौन डिस्टर्ब कर रहा है इसका मुझे नाम बताना, कल से मैं इनको क्लास में अलाउड नहीं करूंगा। सर ये अजय सर है, अजय ही होगा सर कब से। अजय जी कल से आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, सब समझा दिया, उसके बाद भी आप नहीं नहीं समझ सर, पा रहे। मेरा नहीं है सर। आप क्या चाह रहे हैं वो आप ही जानते हैं। जब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्लास डिस्टर्ब मत किया करो। आपके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको पढ़ लेने दो कम से कम, सर है ना। हम कभी कोई ऐसा काम नहीं करें कि 10 लोगों को हमारी वजह से प्रॉब्लम हो। ऐसा काम हमें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, है ना। हमें नहीं पढ़ना तो हम नहीं पढ़े, लेकिन हम किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करें। 10 लोग बैठ के पढ़ रहे हो और हम वहां पर यदि हलचल मचाते हैं तो उनके माइंड डिस्टर्ब होता है ना। आपको यदि ऑपरेटिंग नहीं आती है तो आप बताओ कि सर मैं ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मेरे से गलती हो जा रही है, धोखे से हो जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या। ये सर ऐसे सर ऑपरेट नहीं हो रहा सर। तो आप इसकी ऑपरेटिंग सीखो ना, इसकी ऑपरेटिंग सीखो। 1-2 दिन क्लास अटेंड मत करो, यूट्यूब से देख के आप ऑपरेटिंग सीख लो, या किसी से पूछ लो, कलीग से पूछ लो। आपके इतने सारे कलीग क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई भी क्लास डिस्टर्ब कर रहा है क्या, ये बताओ। अभी जैसे दिलीप जी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये कुणाल है, प्रतीक है, ये लोग बढ़िया अपने माइक को भी इन्होंने म्यूट कर रखा है, वीडियो को भी म्यूट कर रखा है, और ये क्लास सुन रहे हैं। और ये जानते हैं कि भाई शाम को भी हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो हम ये सब बकवास सुनने के लिए थोड़ी ना क्लास सुनेंगे कि मैं आपको सर रोज हमेशा ट्रेनिंग देता रहूं। आप लोग प्लीज, समय बहुत कम जी, बचा है, 2 महीने का समय है, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कैसे हो पाएंगे आप बताओ, यदि हम यही सब डिस्कशन जी करते सर सॉरी रहेंगे। सर। मैं तो नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज का ध्यान रखा करो, मेरी एनर्जी आपको ऐसे समझाने में वेस्ट ना हो, पढ़ाने में इन्वेस्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं नेक्स्ट टाइम से कोई भी किसी की भी ऐसी पर्सनल टॉकिंग की आवाज नहीं आना चाहिए। और आपको कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो आप क्लास में पूछ सकते हो, लेकिन वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा था, मैंने आपको 4 टाइप बताए, 3 टाइप आपके सिलेबस में नहीं है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि मुझे वो समझना है, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, क्योंकि कोई भी चीज बहुत ज्यादा ब्रॉड होती है। तो हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए काम का है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम पास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज भी हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम टाइम का सदुपयोग करें, यूटिलाइजेशन करें, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करें तो हमें फायदा सर होगा, आगे ठीक है पढ़ाइए, इनको थोड़ी सा समझ में नहीं आता है। है ना।
तो हम कंसंट्रेशन को किस में एक्सप्रेस करते हैं? नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी में, मोलैलिटी में, परसेंट में। हम देखते हैं ना भाई इतने परसेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे हमने सपोज 100 ml में 40 ग्राम शक्कर मिला दिया, तो हम बोलेंगे भाई 40% का सॉल्यूशन बन गया। ऐसे परसेंट में भी एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस करते हैं, मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, मोलैलिटी में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की यूनिट्स हैं ये सारी। अब नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml आता है, और उसका जो सॉल्यूशन बनेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये नॉर्मेलिटी में हमने सॉल्यूशन प्रोड्यूस किया है। इक्विवेलेंट वेट इसका क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन और OH आयन। इसकी नॉर्मेलिटी का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, NaOH। NaOH को हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यदि हमें मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एटॉमिक वेट ऑफ Na कितना होता है? 22.99। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1। अब इसको हम जब टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटॉमिक वेट इंडिविजुअली हर एटम का होता है, और हमको यदि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है हम उनके एटॉमिक वेट को यदि ऐड कर दे, जोड़ दे, तो हमारा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट मेजर किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड। अब इसमें इंडिविजुअली हमने देखा एटॉमिक वेट कितना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि हम यदि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर दे तो उसका एटॉमिक वेट आ जाता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसको यदि मैं डबल कर दूं तो इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा जो कि होता है 22, ठीक है। अब ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1। तो ऐसे करके टोटल यदि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। तो ओवरऑल NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आ जाएगा 40। अब देखो यहाँ पर वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या किया? 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व कर दिया 1000 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। तो ये बन गया वन नॉर्मल सॉल्यूशन। आया अब समझ में? हमने वन नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाया? हमने यहाँ डेफिनेशन देखी ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट सब्सटेंस। देखो एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। यदि मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दूं तो बन जाएगा सॉल्यूशन, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो दवाइयों को हम सॉल्वेंट में घोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसकी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो इसलिए हमको ये कैलकुलेशन पता होनी चाहिए। जैसे मेरे को वन नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है, तो डेफिनेशन के हिसाब से मैंने क्या किया, उसमें जैसे NaOH डाला तो मैंने उसका 40 ग्राम डाल दिया, है ना। 40 ग्राम क्यों डाला ये भी आपको मैंने अभी बताया, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी कैलकुलेट किया 40 है ना। अब ये अलग अलग जो केमिकल होंगे उनका अलग अलग होगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है NaOH का, यहाँ पर NaCl भी हो सकता था। तो NaCl का यदि मुझे वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना होगा तो मैं NaCl का पहले क्या निकालूंगा? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करूंगा, फिर उसके बाद में उसका वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने 40 ग्राम ऑफ NaOH को डिसॉल्व कर दिया 1000 ml ऑफ वाटर में। अब यहाँ पर मुझे 0.1 नॉर्मल बनाना था, तो मैंने इसको 40 की जगह 4 ग्राम ले लिया। अब 0.01 नॉर्मल बनाना था तो 0.4 ग्राम NaOH डिसॉल्व कर दिया 1000 ml ऑफ वाटर में। तो ये वन नॉर्मल, ये 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब ऐसे ही होता है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी में क्या है? एटॉमिक वेट जैसे Na का 22 है, एटॉमिक ऑक्सीजन का 16 है, इसको हमने टोटल कर दिया तो कितना आ गया? 40। यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर,
of solution is called molarity. 1 gram in 1000 ml is equal to 1 mole. मतलब 1 ग्राम यदि हमने डाला इसमें 1000 ml में, तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखो, ये हम मोलारिटी में 40 ग्राम डाल देंगे तो 1 मोलर बन जाएगा। ठीक है, 1000 ml में, तो ये इसका 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको यदि हम 0.1 मोलर बनाना चाहे तो इसमें 4 ग्राम डालेंगे और 0.4 ग्राम ऐड करेंगे तो ये 0.01 मोलर बन जाएगा। ठीक है, मोलारिटी। अब यहाँ पर देखो, जैसे HCl का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया है, तो Cl का कितना होता है? 35, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और ओवरऑल इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया? 36.5, है ना। तो HCl का यदि मुझे 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना होगा, है ना, ये देखो मोलार को किस में एक्सप्रेस करते हैं? अभी बताया मैंने आपको, M से, कैपिटल M से मोलार को डिनोट करते हैं। तो मोलारिटी को हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास को ऐड किया हमने हाइड्रोजन के एटॉमिक मास में, और दोनों का जो एडिशन है वो कितना आया? 36.5। तो हमने क्या किया? 1000 ml वाटर में हमने 36.5 ग्राम हमने HCl डाल दिया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। तो इससे जो सॉल्यूशन बना इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर। अब वहीं पर इसके आगे यदि हम कैलकुलेशन देखें एग्जांपल समझने के हिसाब से, तो 0.1 मोलर बनाना है तो 3.65 ग्राम, और यदि 0.01 मोलर बनाना है तो 0.365 ग्राम। तो इस हिसाब से हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ठीक है, ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। लेकिन मोलारिटी में हम क्या करते हैं? इसमें हम जो 1 मोल सॉल्यूट है इसको हम 1 किलो सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, मतलब इसमें किलो में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप तेल खरीदते हो ना, तो लीटर में भी आता है और किलो में भी आता है। आप बोलोगे भैया 1 किलो तेल दो, तो वो 1 किलो दे देगा। आप बोलोगे भैया 1 लीटर तेल दो, तो 1 लीटर तेल दे देगा, है ना। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना। जैसे जब हम एमएल में खरीदेंगे, है ना, 1000 ml का 1 लीटर होता है। हमने यदि लीटर में लिया तो उसमें क्या होगा? थोड़ा सा वेट में अंतर आ जाएगा, है ना। किलो और लीटर में यदि हम खरीदेंगे तो थोड़ा सा वेट में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या है, इसमें किलो में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इतना सा डिफरेंस होता है तो इसको हम मोलारिटी बोल देते हैं। अब मोलारिटी में भी ऐसा ही है। ये देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम 22, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, और इसका एडिशन से आ गया 40। अब ये इसका यदि मुझे सॉल्यूशन बनाना है मोलारिटी के हिसाब से, तो मैंने क्या किया? 1000 ग्राम वाटर में मिलाया। तो आप ये डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पर। देखो, इसके पहले यहाँ पर क्या था? ये देखो, 1000 ml था, और यहाँ पर आप देखोगे 1000 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। हम किसी लिक्विड को ml में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ग्राम में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या है, ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए ये मोलालिटी हो गया, नहीं तो है तो सब कुछ सेम। ठीक है, तो ये आपका मोलालिटी और मोलालिटी। अब ये समझ में आ रहा है ना, ये है क्या? ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की यूनिट है ना। कोई आपसे बोलेगा भाई 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन बनाओ, तो अब आप बना लोगे। आपको पता है कैसे बनेगा वो। HCl का आप क्या है, एटॉमिक जो एटॉमिक वेट है उसको आप ऐड करके कैलकुलेट करके उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे, और उतने ग्राम आप उसमें डाल दोगे तो बन जाएगा, है ना। ये आपको केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी रहता है। आपसे कह दिया जाता है कि भाई फला केमिकल का इतने नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाओ, तो आपको बनाना पड़ता है ना। तो प्रैक्टिकल सर एक करने से ये क्वेश्चन चीजें था। बहुत इजीली। हाँ, एक क्वेश्चन था हाँ पूछो। सर, जैसे अपना HCl का अपन ने वो निकाले थे Cl का, तो वो हम्म 36.5 था, तो ये अपना एटॉमिक हम्म वेट का डबल है ना? हाँ, ओके सर। वैसे सोडियम का कितना होता है? हेलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर वो 11, याद नहीं। है ना। 11। अब इसका डबल कर दिया। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जैसे एटॉमिक नंबर है ये सब 11-12 के कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं आपको फार्मेसी में केवल मोलारिटी की डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें आप पेरियोडिक टेबल पे जाओगे तो हो सकता है कहीं एक्सेप्शन हो किसी चीज में, तो वो चीज मतलब
उस पर आप ज्यादा ध्यान मत देना। अभी ये ओके समझो सर। कि भाई ये मोलालिटी है क्या, मोलालिटी है क्या, और हमारे फार्मेसी में इसका क्या यूज है, इतना समझो आप। अभी 11th 12th की केमिस्ट्री में जाने की हमको उतनी जरूरत नहीं है ना, तो नहीं ओके तो सर। फिर हम उलझ जाएंगे। तो अभी हम इतना समझे कि भाई मोलारिटी क्या है, मोलर क्या है, नॉर्मल क्या है। मोलर नॉर्मल है हमारे फार्मेसी फील्ड में, हम जब दवाई बनाते हैं तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की यूनिट है। और कोई हमसे कहता है भाई हम कल को दवाई की कंपनी में काम करेंगे भाई 2 मोलर का इसका सॉल्यूशन बनाना, तो हम वो सॉल्यूशन बना पाए। दवाइयों की कंपनी में इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपने सर देखा एक होगा क्वेश्चन और, दवाइयाँ कंसंट्रेशन यहाँ पे सॉल्यूशन किस यूनिट में लिया गया है सर ये? क्या। कंसंट्रेशन मतलब सर इसका एक कंसंट्रेशन का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सर यहाँ के लिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए? ये देखो ना, ये जैसे 1 नॉर्मल, मैंने आपको बोला कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओ, कैसे बनाओगे आप। सर वो तो हम्म। मैं समझ गया सर, एग्जैक्ट मीनिंग हाँ के जैसे कंसंट्रेट एक तो होता है कि कंसंट्रेट माइंड करना, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है इसका देखो मैं फार्मास्यूटिकल तुमको केमिस्ट्री? बता रहा हूँ, इसको ऐसे हम्म समझना। जैसे हम्म पानी है, सॉल्वेंट है, ठीक है, हम्म मैंने इसमें डाला शक्कर, शक्कर पानी में घुलेगा, है ना। हम्म और पानी में जब शक्कर घुलेगा तो शक्कर की कंसंट्रेशन में वेरिएशन आ सकता है कि नहीं। हो सकता है मैं हाँ थोड़ा सा शक्कर डालूं तो पानी में शक्कर की कंसंट्रेशन कम रहेगी, और यदि मैं हम्म उसमें ज्यादा डाल दूं तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, और एक वक्त हम्म आएगा कि घुलना ही बंद हो जाएगा, है ना। तो हम्म मैंने जब हम्म पानी में शक्कर डाला तो हम्म सॉल्यूट जो था वो उसमें मिक्स हो हम्म गया ना, हम्म घुल गया ना उसमें। सोलूट तो सोलूट उसकी शुगर हो गया। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ आया हाँ समझ में। सर, सोलूट शुगर हो गया इसका मतलब, सिंपल। सो- देखो, एक हो गया, यदि मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो दो हाँ तो चीजों से सोलूट। बनेगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। हाँ यदि मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो दो चीजों से हम्म बनेगा, तभी तो वो सॉल्यूशन है। जैसे ये हम्म पानी है मेरे पास, अब ये पानी में हम्म मैं कुछ भी घोल दूं तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दो हम्म कंडीशन होगी, एक कंडीशन तो ये होगी कि घुलेगा, और एक कंडीशन ये होगी कि नहीं घुलेगा। नहीं हम्म घुलेगा तो वो सस्पेंड रहेगा, है ना। हाँ और यदि हाँ घुल हाँ जाएगा तो हमें दिखेगा ही नहीं, हाँ हमें हाँ दिखेगा क्या। लेकिन हम्म एक लिमिट ऐसी आती है कि घुलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो घुलना यदि बंद हो जाएगा तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो फिर मतलब सस्पेंशन की कैटेगरी में आने लगेगा, फिर वो ओके चाशनी ओके की कैटेगरी में आने लगेगा। जैसे हम्म पानी में शक्कर डाल के हम चाशनी भी बना लेते हैं ना। अब चाशनी हम्म पानी से कितनी अलग होती है ना। हम्म चाशनी और पानी में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। तो किसी भी सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी रहती है सॉल्यूट को ग्रैब करने की, है ना। और ओके कुछ चीजें तो इंसॉल्युबल होती है तो वो घुलेगी ही नहीं। पानी में आपने पत्थर डाला तो वो बिल्कुल नहीं घुलेगा, तो हम उसकी बिल्कुल। कंसंट्रेशन तो निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन हमने यदि पानी में एक चुटकी शक्कर डाला है तो हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि भाई वो पानी में कितना शक्कर है ना। तो इसी को कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की यूनिट है ये, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, है ना। सर ओके। नॉर्मेलिटी चलो और मोलैलिटी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की यूनिट है। आप अभी ठीक है सर, समझ गया। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन पे कई जगह लिखा देखोगे भाई 0.21 नॉर्मल, है ना। तो आपको हम्म समझ में आना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये नॉर्मल, सर है कंसंट्रेशन ना। पावर है, ठीक। हाँ, कंसंट्रेशन की पावर है, ठीक है, ठीक, ओके कितनी समझ गया। कंसंट्रेशन है उसमें, है ना। ओके राइट सर। अब जैसे यहाँ पर किसी ने आपको बोला भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप देखोगे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो NaOH। अब आप देखोगे कि Na का एटॉमिक वेट कितना है, ठीक है। पीरियोडिक फिर टेबल में, उसके हाँ। बाद एटॉमिक वेट के बाद आप देखोगे हाइड्रोक्साइड का कितना है ना। हाइड्रोक्साइड भी हम्म, किससे बना है, O से और H से। तो से हाँ। इंडिविजुअली आपने उसका देख लिया, फिर आपने दोनों को टोटल कर लिया तो 40 आ गया। तो अब डेफिनेशन हम्म क्या कह रही है कि 1000 ml में आप डाल दो, का मतलब जो मॉलिक्यूल है एक, तो वो एक कितना आया, 40 आया, तो हमने 40 ग्राम डाल दिया। इस हिसाब से हम 2 नॉर्मल भी बना सकते हैं, 3 नॉर्मल भी बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, और 1 नॉर्मल ठीक है से सर, कम भी समझ बना गया। सकते हैं। तो ये हाँ देखो समझ ना गया सर, एग्जाम्पल में यहाँ पर, है ना। समझ गया सर, समझ गया। अब आया समझ में, बिल्कुल राइट सर। है ना। चलो ठीक है, भैया आपके तो तरफ ये का आपका स्पीकर ऑफ कर दीजिए। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। क्या होता है, हम फार्मेसी में जब दवाई बनाते हैं हमने देखा कि भाई ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला, तो हमने देखा कि सॉल्यूट घुल नहीं रहा है। तो हम एक एजेंट यूज करते हैं जो उसको घोलने में मदद करता है, इसको बोलते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, ठीक है।
इसको बोलते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। अब हमने देखा कि भाई ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, तो हमने देखा कि ये कुछ भी कर लो ये घुल नहीं सकता, कुछ भी कर लो ये घुल नहीं सकता। तो हम ये चाहते हैं कि भाई दोनों साथ में रहे मिलजुल के, तो हम क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि भाई ये इसके साथ में रहे, तो ये बहुत हम उसको पीस लेते हैं और हम उसको पीस के इस फॉर्म में लाते हैं कि वो इक्वली सस्पेंड रहे। और वो सस्पेंड रहे तो इसके लिए हम कौन से एजेंट यूज करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट। मतलब वो उसको सस्पेंड करके रखेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रखेंगे उस सॉल्वेंट में, है ना। ये सब आप फार्मास्यूटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप केवल इतना समझ लो कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की यूनिट है नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, बस इतना समझ लो। और यदि ml की जगह किलो की बात करेंगे तो मोलैलिटी बोल देंगे, है ना, और इधर नॉर्मल और मोलर। तो हमें ये पता चलता है ना कि भाई सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल है ना, 4 मोल है, 5 मोल है, 6 मोल है ना। तो उससे हम कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं कि भाई सॉल्वेंट में कितने मोल है ना, 1000 ml में सॉल्यूट के कितने मोल डाले हैं हमने, है ना। 1 मोल की तो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई, तो उस आधार पे आप बना सकते हो। तो आपने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है तो वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम उसके सामने गीता रख देते हैं, है ना। बोलते कसम खा के बोलो, जो बोलोगे सत्य बोलोगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, है ना। तो आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एक ना एक किताब रहती है, और वो किताब उनकी रेफरेंस बुक रहती है, और उसके हिसाब से ही चलते हैं वो, है ना। अब हिंदुओं की बात करें तो रामायण की चौपाइयों की बात करेंगे, है ना। इस्लाम की बात करें तो वो उनकी आयत बताएंगे, है ना। क्रिश्चियनों की बात करें तो वो भी बाइबल के आधार पे सब सारी चीजें बताएंगे। तो ऐसे ही फार्मेसी के लिए होता है फार्माकोपिया। फार्मासिस्ट की जो बुक होती है वो होती है फार्माकोपिया। जब वो कोई दवाई बनाता है तो बताता है कि मैंने बीपी के हिसाब से बनाई है, ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से बनाई है, या मैंने इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से बनाई है, या मैंने यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया के हिसाब से बनाई है। कोई भी दवाई किसी न किसी बुक के हिसाब से तो बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो बुक स्टैंडर्ड है, वो बेंचमार्क है, उसमें प्यूरिटी दी हुई है, उसमें सब मेंशन किया हुआ है, दवाइयों का पूरा कच्चा चिट्ठा सब कुछ दिया हुआ है फार्माकोपिया में। एक बहुत मोटी सी किताब होती है, और हर देश की अपनी किताब होती है, हर देश की अपनी किताब होती है। अमेरिका की है तो उसको बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडिया की है तो बोलेंगे इंडियन फार्माकोपिया, और यदि ब्रिटिश की है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। तो फार्माकोपिया इज द स्टैंडर्ड बुक ऑफ ड्रग्स। उसमें ड्रग के पूरे स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि ड्रग का आप प्यूरिफिकेशन कैसे करोगे, है ना, कौन सी ड्रग को आप कितना यूज कर सकते हो। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि हम अंड बंड ड्रग डाल के इतना उसका इफेक्ट ला ले कि पेशेंट मर जाए खा के। तो इसलिए भैया बोला कि किताब लिखो, और वो किताब में सारे बेंचमार्क और स्टैंडर्ड सेट करो, ठीक है, और उसी हिसाब से दवाई बनाई जाएगी, ठीक है। हर कंपनी उसको फॉलो करेगी। आपने किसी भी दवाई मेडिकल स्टोर पे दवाई को उठा के देखना, उस पे लिखा रहेगा यूपी, यूएसपी, बीपी या आईपी, ये तीनों में से कुछ ना कुछ दिखेगा आपको, है ना। तो वो यही होता है, आईपी लिखा है मतलब आईपी के हिसाब से बनी है, बीपी लिखा है मतलब बीपी के, और यूएसपी लिखा है मतलब यूएसपी के। तो फार्माकोपिया डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन मींस होता है ड्रग, और पोइया मींस होता है टू मेक, है ना। फार्माकोपिया आपको बताती है कि दवाई बनानी कैसे है ना। जैसे हमको अच्छी डिश बनानी है तो हम संजीव कपूर की बुक पढ़ते हैं कि नहीं, कि क्या क्या कितना मिला है तो बढ़िया टेस्टी डिश बन जाए। तो वैसे ही यदि फार्मासिस्ट दवाई बनाता है तो फार्माकोपिया का सहारा लेता है, और इसकी हेल्प से वो दवाई बनाता है, तो बढ़िया फर्स्ट क्लास दवाई बनती है, बीमारी भी ठीक होती है, पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन रहता है, और कंपनी माल भी कमाती है। तो कंपनी इन बुक का सहारा लेती है। तो फार्माकोपिया एक किताब है, ठीक है, इसमें दवाइयों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि दवाइयां कैसे बनानी है। तो दवाइयों की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कंपनी सेट करती है, फार्मासिस्ट उसको फॉलो करता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होती है, कि किस काम को कैसे करे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा, है ना। अब कोई काम को व्यक्ति रोज रोज कर रहा है तो वो देख रहा है कि भाई ऐसे करने से ये गलती होती है, वैसा करने से वो गलती होती है, वो उसको रेक्टिफाई करता चला जाएगा, और 2 से 3 महीने में वो एक किताब लिख देगा कि भाई चाय बनाने की सबसे स्टैंडर्ड रेसिपी ये है, फला टाइप की चाय ऐसी बनेगी, फला टाइप की चाय ऐसी बनेगी। तो अल्टीमेटली एक प्रोसीजर तैयार करेगा ना वो। तो यही दवाइयों के साथ होता है ना।
अब आपने देखा होगा किचन वही है, लेकिन कोई यदि एक्सपर्ट व्यक्ति खाना बनाए तो वही रिसोर्सेज से ज्यादा अच्छा खाना बना लेगा, और वहीं कोई व्यक्ति जिसको खाना बनाते नहीं आता है वो वही किचन में सब कबाड़ा कर देगा। तो क्या होता है, जो फार्माकोपिया है वो स्टैंडर्ड है, एक बेंचमार्क है कि दवाई की इफिकेसी अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, और दवाई में क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम बढ़िया फार्माकोपिया के हिसाब से दवाई बनाते हैं, तो वो दवाइयाँ बहुत बेहतरीन बनती है। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग, कोइया मतलब होता है बनाना। तो फार्माकोपिया का ओवरऑल लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है एक हिसाब से, कि ऐसी किताब जिसमें दवाई बनाने की विधियां दी हुई है और दवाइयों के स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, उनके प्यूरिटी के टेस्ट दिए हुए हैं कि आप दवाई को प्योर कैसे करोगे, है ना। क्योंकि आप जब कोई केमिकल बनाते हो तो हो सकता है उसमें कोई इम्प्यूरिटी आ जाए, तो वो इम्प्यूरिटी ना आए तो इसके लिए आप कौन से स्टैंडर्ड्स, कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन से टूल्स आप फॉलो करोगे, what are the different techniques or methods you will follow, it is mentioned in this book. It is a legal and official book issued, recognized, usually appointed by the government of each country. हमारे भारत सरकार ने इस बुक को बनाया है, ऐसा कोई हलवा नहीं है ये। पूरी भारत सरकार में जितने भी लोग ने इस चीज पे डिस्कशन किया है कि भाई दवाइयों की क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, तो भारत सरकार ये बुक को बनाती है। पर ऐसा नहीं है कि आपको ये भगवान बुक स्टोर में मिल जाएगी 1000-2000 रुपए में, ये बिकने वाली किताब नहीं है। इट इज अ रेफरेंस और स्टैंडर्ड बुक, ये एक स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। इवन लाइब्रेरी में भी अवेलेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो फार्माकोपिया वो किताब है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई रामायण, महाभारत, गीता, तो वैसे ही फार्मासिस्ट एक ही बात बोलेगा, वो बोलेगा फार्माकोपिया। सो ऐसी है फार्माकोपिया। It comprises list of pharmaceutical substances, formula along with description and standard. अब इस किताब में होता क्या है, तो इसमें मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, कोई भी दवाई। कौन है ये फिर? आप लोग तो नहीं सुधरोगे। वो नहीं, अब इस किताब में है क्या, इस किताब में दवाई का फॉर्मूला, दवाई का केमिकल स्ट्रक्चर दिया होगा, उसका फॉर्मूला दिया होगा, है ना, उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा, प्यूरिटी टेस्ट दिए होंगे, स्टैंडर्ड दिया होगा, अभी और आगे बताऊंगा। अब लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया, मतलब फार्माकोपिया कौन सी फार्माकोपिया, एक है रसियन फार्माकोपिया, रसिया वाले यूज करते हैं, है ना। एक है आपकी इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। मैंने बताया ना हर कंट्री की अपनी है, लिख दो 2 4 5 एग्जाम में बढ़िया नंबर मिलेंगे, है ना। कंट्री का नाम लिखो और उसके आगे फार्माकोपिया लिख दो, खत्म बात। भारत में सबसे ज्यादा यूएसपी और बीपी की फार्माकोपिया फॉलो होती है, याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं फार्माकोपिया में क्या क्या है। सोर्स ऑफ ड्रग, वो ड्रग कहाँ से मिलती है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके टेस्ट, फॉर्मूला फॉर प्रिपरेशन, यूजेस, डोजेस, है ना, और उसका स्टोरेज कैसे करना है, भाई किस दवाई को हमें कैसे रखना है, ये फार्माकोपिया में दिया गया है। हर दवाई को रखने का अपना तरीका होता है। मेडिकल स्टोर में क्या सारी दवाइयां फ्रिज में भरी होती है? नहीं, वो दवाइयों को कोल्ड टेम्परेचर पे रखना है ना। जिनको ठंडे ठंडे क्लाइमेट की जरूरत है उनको आप फ्रिज में रखते हो, और जिनको नहीं है उनको आप बाहर रखते हो। और कुछ दवाइयां ऐसी है जो गर्मी सहन नहीं कर पाती, तो मेडिकल स्टोर में एसी लगाना पड़ता है। मेडिकल स्टोर में एसी लगाना बहुत जरूरी है, इससे आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। पता चला गर्मी के दिन में भैया नागपुर जैसा क्षेत्र है, महाराष्ट्र में गर्मी बहुत पड़ती है, राजस्थान में जैसलमेर में गर्मी बहुत पड़ती है। अब इतनी गर्मी पड़ रही है साहब, टेम्परेचर पहुंच गया 48, और दवाइयों का टेम्परेचर था कि भाई 40 पे रखना है, 38 पे रखना है, 42 पे रखना है, 28 पे रखना है। ज्यादातर दवाइयों की जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो कम होते हैं, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मेडिकल स्टोर पे एसी लगाना बहुत जरूरी है, ताकि आप दवाइयों की गुणवत्ता को मेंटेन कर सको। नहीं तो दवाइयाँ खराब हो जाती है, कैप्सूल जो है वो खराब हो जाएंगे, टैबलेट्स में मॉटलिंग के और कलरिंग डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए हमको दवाइयों को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। तो जो दवाइयों की स्टोरेज कंडीशन है, इट इज मेंशन्ड इन द फार्माकोपिया, ठीक है। दवाइयों का डिस्क्रिप्शन है, सोर्स ऑफ ड्रग है। सोर्स ऑफ ड्रग मतलब कौन सी दवाई कहाँ से मिलती है, क्योंकि हमें दवाइयां डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मिलती है। कुछ एनिमल सोर्स से मिल रही है, जैसे इंसुलिन हुआ, है ना, हार्मोन्स हुआ, एंजाइम्स हुआ, है ना। कुछ हमें प्लांट सोर्स से मिल रही है ना। कुछ हमें मेराइन सोर्स से मिल रही है, कुछ हमें बैक्टीरियल सोर्सेस से मिल रही है ना। जैसे आपका ये आता है पेनिसिलिन, है ना। और प्लांट से मिलने वाली तो बहुत सारी दवाइयां हैं, एनिमल से मिलने वाली भी बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसे कैप्सूल का जो जिलेटिन होता है वो ऑक्स से हमें मिलता है ना। पिग से हमें दवाइयां मिलती है, तो एनिमल सोर्सेज भी है दवाइयों के।
है ना। जैसे फिश से हमें दवाई मिलती है मैराइन सोर्स में, जैसे फिश आप देखोगे उसका ऑयल निकाला जाता है, कॉड लिवर ऑयल। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन है। दूसरी चीज भाई, हमने मेडिसिन वहां से आइसोलेट तो की, एक्सट्रैक्ट तो की, अब उसको हमको प्यूरिफाई भी तो करना पड़ेगा, है ना। मैंने खेत से यदि दवाई तोड़ के ला ली घर पे, तो उसको मैं प्यूरिफाई भी तो करता हूँ। हम मार्केट से सब्जी लेके आते हैं तो उसको धोते की नहीं, उसकी साफ सफाई करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, है ना। तो वैसे ही फार्मेसी में भी होता है। हमने कोई सोर्स से यदि दवाई लेके आए हैं तो हम उसको प्यूरिफाई करेंगे, तो उसके प्यूरिफिकेशन के टेस्ट भी इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज भैया, मैंने पत्ती खाई और मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, तो पत्ती में कुछ तो ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से पेट दर्द ठीक हो गया, है ना। किसी ने कहा भैया बुखार आ रहा क्या, ये लो काढ़ा पी लो, काढ़ा पिया बुखार ठीक हो गया। अब काढ़े में क्या है ऐसा जिसने बुखार ठीक कर दिया, तो वो दवा है, वो है वो मॉलिक्यूल जो एक्शन दे रहा है, और उसको बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और यही थेराप्यूटिक वैल्यू रखता है, यही बीमारी को ठीक करता है। और बीमारी ठीक जो मॉलिक्यूल कर रहा है उसका एक स्ट्रक्चर भी होगा, है ना। मैंने बोला भाई दिलीप क्लास अटेंड कर रहा है, तो दिलीप कोई ना कोई होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो वैसे ही दवाई में भी आपने जैसे कोई काढ़ा पिया, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो बीमारी को ठीक कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करके उसका स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है। और इसकी पूरी स्टडी होती है, पूरा रिसर्च होता है, और फिर उसके बाद दवाई बनती है उससे, है ना। एक दवाई वो है कि आपने पत्ती खा ली ठीक हो गए, एक वो है कि आपने टैबलेट कैप्सूल खाया ठीक हो गए। अब वो टैबलेट कैप्सूल बनी कैसे है, वो प्लांट सोर्स से जो दवाई मिली है उसी से टैबलेट कैप्सूल बनी है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कंपनी ने कर दिया, उसको पन्नी में पैक कर दिया। बाकी नेचर से ही हर दवाई आती है, बात याद रखना, नेचर से हर दवाई आती है। समुद्र से दवाई निकालेंगे, पेड़ पौधों से दवाई निकालेंगे, जानवरों से दवाई निकालेंगे, और उसके फिर टैबलेट कैप्सूल सिरप बना देंगे, पन्नी में पैक कर देंगे, और उसकी ब्रांडिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। अब ये काम करती फार्मास्यूटिकल कंपनी। पहले के जमाने में क्या होता था, तो जो वैद्य होते थे वो कूट पीट के चटनी वटनी चूरन बना के देते थे, है ना। अब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, और फिर वो बूटी लेके आए थे, और वैद्य सुसैन ने फिर लक्ष्मण को जैसे ही वो बूटी दी तो उनकी मूर्छा खत्म हो गई। तो उस टाइम पे ऐसे टैबलेट कैप्सूल फार्मास्यूटिकल कंपनी थी नहीं, अब आ गई है ना। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोडक्शन का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, पैकेजिंग का, क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एश्योरेंस का, और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। और उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है एनालिसिस से, एनालिटिकल टेस्ट के थ्रू। हमने आज उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे। हमने आज बुक भी देखी फार्माकोपिया। फार्माकोपिया स्टैंडर्ड बुक है, जिसमें सारे ड्रग्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, सोर्सेज दिए हुए हैं, टेस्ट दिए हुए हैं, प्यूरिटी के डोजेस दिए हुए हैं, और स्टोरेज कंडीशन दी हुई है। जैसे वैक्सीन का स्टोरेज कंडीशन आपने देखा होगा, ये आशा कार्यकर्ता जब बच्चों को टीका लगाती है, उनको पोलियो का ड्रॉप पिलाती है, तो उनके पास एक छोटा सा बास्केट होता है, उस बास्केट में अंदर बर्फ रखी होती है, ठीक है, ताकि वो ड्रग खराब ना हो। तो ड्रग को खराब होने से बचाने के लिए आसपास आपने बर्फ के पैकेट रख दिए, तो टेम्परेचर उसका थोड़ा मेंटेन रहेगा, तो जिससे वो वैक्सीन खराब नहीं होगी। और ज्यादातर जो वैक्सीन है, वैक्सीन में तो कोल्ड स्टोरेज के बिना काम ही नहीं चलेगा, नहीं तो वैक्सीन खराब हो जाती है। उसको लेस देन 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और नॉर्मल टेम्परेचर हमारा रहता है 20-30 के ऊपर, है ना। हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर आसपास रहेगा 30-35 ऐसा। तो उसके लिए हमें क्या है, कोल्ड स्टोरेज चैन को डेवलप करना पड़ता है, ताकि उसको उस ड्रग की प्रॉपर्टी को लूज होने से बचाया जा सके। और ये फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशन भी आते हैं, इंडियन फार्माकोपिया के भी अभी कई एडिशन आ चुके हैं, है ना। जब हमारा देश आजाद हुआ, तब तब ऐसा विचार बनाया गया कि भाई एक बुक बनाई जाए, और वो बुक के हर साल नए नए 2-3 साल में नए नए एडिशन आते हैं, नई नई दवाइयां उसमें ऐड ऐड करी जाती है। कंपनियों में रिसर्च सेंटर होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रग एंड रिसर्च सेंटर, R&D डिपार्टमेंट, ड्रग एंड डेवलपमेंट। तो ड्रग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो कि फार्मासिस्ट ही होते हैं। और वो फार्मासिस्ट हर हर 2-4 साल में नई नई दवाइयां रिलीज करते, नए नए मॉलिक्यूल बनाते, नए नए मॉलिक्यूल ढूंढ के निकालते नेचर से, और वो निकाल के फिर वो किताब में ही अपडेट करते हैं। तो इसलिए हर 2-3 साल में नए नए एडिशन आते हैं, है ना। और फिर वो अपडेटेड रहते हैं। तो इसलिए पूछा जाता है कि भाई पहला एडिशन कब आया, दूसरा एडिशन कब आया, तीसरा एडिशन कब आया, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं टाइट्रेशन। हेलो।
हाँ सर। अब हम Yes, देखते हैं sir. टाइट्रेशन। Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। ठीक है। टाइट्रेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, और टर्म्स यूज्ड इन टाइट्रेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स, टाइटीमेट्रिक कैलकुलेशंस, टाइटीमेट्रिक apparatus, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ टाइट्रेशन, कहाँ कहाँ यूज होता है और इसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पहले हम थोड़ा सा समझते हैं भाई टाइट्रेशन है क्या। देखो हमारे पास एक सैंपल है लिक्विड फॉर्म में जिसकी कंसंट्रेशन हमको नहीं पता, ठीक है, और दूसरा हमारे पास सैंपल है स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन हमको पता है। तो हम नोन कंसंट्रेशन के सैंपल से अननोन जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन को यदि ज्ञात करना चाहे तो हम टाइट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास लिक्विड है जिसकी कंसंट्रेशन हमको नहीं पता। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पानी में मैंने थोड़ा सा शक्कर घोला है साहब, मतलब किसी ने घोल के दे दिया। अब वो बोल रहा है कि मैंने कितना शक्कर घोला है तू बता। ठीक है, वो कह रहा है कि मैंने कितना डाला है तू बता। 2 ग्राम डाला है, जैसे 100 ml पानी में सामने वाले ने 2 ग्राम शक्कर डाल दिया है, मेरे को नहीं पता कितना डाला है, और मेरे को वो बोल रहा है कि तू बता कितना डाला है। तो ये जो सैंपल मेरे पास है इसकी कंसंट्रेशन मेरे को पता है क्या? नहीं पता। तो मैं इसकी कंसंट्रेशन पता करने के लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाऊंगा जिसकी कंसंट्रेशन मेरे को पता रहेगी। फिर वो नॉन कंसंट्रेशन से मैं अननोन कंसंट्रेशन यदि आइडेंटिफाई करूंगा, उसको उसका पता लगाऊंगा, तो वो मैं टाइट्रेशन के थ्रू लगाता हूं। तो अब समझ में आया टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन इज अ मेथड इन विच वी आइडेंटिफाई the concentration of unknown sample with the help of standard solution. Standard solution इसलिए क्योंकि हमको उसकी concentration पता है। ठीक है, so now the introduction of titration. It is a technique for determining the concentration of a solution by measuring the volume of one solution needed to completely react with another solution. Titration process involves the addition of solution of known concentration from burette to measured volume of analyte. अब इसको समझते हैं है क्या। इसके लिए हम जो इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्यूरेट। ठीक है, तो ब्यूरेट में हम क्या करते हैं, एक ऊपर सॉल्यूशन रखते हैं और एक नीचे सॉल्यूशन रखते हैं। जो ऊपर हम रखते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट, और जो नीचे रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेंड। क्या बोलते हैं, टाइट्रेंड। डी से डाउन मतलब नीचे। तो जिसकी हमें ज्ञात करनी है ना, उसको हम रखते हैं ऊपर, और जिसकी हमें ज्ञात है उसको हम रखते हैं नीचे। ठीक है, और हम फिर उसको आगे चल के अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ये आपको समझ में आया टाइट्रेशन मतलब नोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से अननोन कंसंट्रेशन के सैंपल की कंसंट्रेशन का पता लगाना टाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक होता है एनालाइट, एक होता है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट और टाइट्रेंड दो होते हैं। ठीक है, अब एनालाइट क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं एनालाइट, जिसकी कंसंट्रेशन हमको नहीं पता है। ठीक है, और एक होता है टाइट्रेंट, सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। मतलब हम टाइट्रेंट की हेल्प से एनालाइट की कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, इसी को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, तो समझ में आया एनालाइट क्या है और टाइट्रेंट क्या है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। हेलो, हाँ सर समझ में आ रहा है कहावत सर। है ना, समझ में आ No, रहा है sir. हाँ समझ केमिस्ट्री में आ रहा। समझ गया सर। केमिस्ट्री हाँ फिजिक्स सर बड़ी समझ में बेवफा, आ रहा। रात को भर रटी पढ़ी सुबह और से। सुबह सफा। केमिस्ट्री सर यार इसका थोड़ी ऐसी ही है ना। तो अब नहीं सर। मैसेज इतना हो पा रहा है यार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक नहीं सर बहुत अच्छा है समझा ना, रहे हो सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ज्यादा अच्छा सर। एनालाइट वो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है। ठीक है, टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है। तो हम सर इसकी एनालाइट की पीडीएफ फाइल ना कंसंट्रेशन सर। को टाइट्रेंट की कंसंट्रेशन की हेल्प से मेजर कर लेंगे, और ये होता है टाइट्रेशन। और ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई है ना। सर अब हम इसकी आगे पीडीएफ देखते हैं फाइल अपने आप स्टैंडर्ड डाल सॉल्यूशन देना क्या सर। होता है ना। सर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जो हम इंटेंशनली बनाते हैं, है ना। मुझे किसी ने पानी में शक्कर डाल के दिया तो बताया नहीं कि कितना डाला है,
पर मेरे को उसको मेजर करना है, तो मैं जो सॉल्यूशन बनाऊंगा स्टैंडर्ड होगा वो, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना डाला है ना। और फिर मैं उसमें उतनी वो चीज डाल के उसकी मेजर करूंगा। भी आएगा कैसे, अभी को समझ में आ जाएगा, सुनते रहो, ठीक है। तो एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं, ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्योर होता है, हाईली स्टेबल होता है ना। इसको हम अपने हिसाब से बनाते हैं, तो इसका वेट भी हम आसानी से कर लेते हैं। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है ना, ये भी प्योर होता है थोड़ा सा, मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसके मैं एक मिनट डायग्राम दिखाता हूँ आपको, तो आप ज्यादा समझ पाओगे। अभी मैं इसको पढ़ देता हूँ, जहाँ फिर तक मैं आपको इक्विवेलेंस डायग्राम पॉइंट दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वेयर द अमाउंट ऑफ टू रिएक्टेंट्स आर इक्विवेलेंट, है ना। ये अभी सब समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहो, थोड़ा आगे आगे बढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट ऐसा होता है, देखो मैंने, मेरे पास क्या था, एक गर्म पानी था एक बकेट में, मैंने उसमें ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या एक वक्त ऐसा आएगा कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए वो गर्म पानी? हम्म, आएगा क्या? यस Yes, सर sir. समय आ जाएगा, बिल्कुल आ नॉर्मल जाएगा। में आ जाएगा, वही इक्विवेलेंट ऐसा पॉइंट होगा। हाँ एब्सोल्युटली राइट, समझ गए, ये होता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो हमारे टाइट्रेशन में भी इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, है ना। हम अभी उसको आगे देखेंगे। तो ये होता है, मतलब मैंने एसिड में बेस मिलाना शुरू किया, तो एक वक्त आएगा कि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से, और पूरा 100% न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसका पीएच पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था, यदि 7 से नीचे जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और 7 के ऊपर जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, मतलब एल्केलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है, एल्केलाइन नेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एसिड में बेस को मिलाना शुरू किया, तो वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया, तो गर्म पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। अब वो इस लेवल तक ठंडा हो सकता है कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए, है ना। तो जब वो इस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हम उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे। अब उसके बाद एक घटना और घटेगी, मैं यदि उस गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते ही जाऊं, तो क्या होगा, वो और ठंडा हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या ये पता कर सकता हूँ कि वो पानी कितना गर्म था ठंडे पानी को ऐड करने से? कर सकता हूँ ना, यदि थोड़ा दिमाग लगाया तो। वही टाइट्रेशन में होता है ना। टाइट्रेशन में हम ऐसे ही कंसंट्रेशन को ज्ञात करते हैं। एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, एक होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट ये है कि वहां भैया पर वो खत्म हो गर्म, जाए। अब गर्म पानी ठंडा होना शुरू हो गया है, एक तो हाँ सर, इक्विवेलेंस आया, और एक हो इक्विवेलेंस गया के एंड बाद पॉइंट, वो ठंडा मतलब अब ठंडा खत्म, ठंडा होते चला जाएगा। फिनिश, ठीक है। अब वो पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो हाँ इसको जी बोलते सर। हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज ऑब्जर्व टू बी कंप्लीट, मतलब अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। दिस पॉइंट इज यूजुअली ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। हम क्या है, टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज करते हैं, हमको पता तो चले कि रिएक्शन खत्म हो गई है, नहीं तो हम तो साफ डालते ही रहेंगे, है ना। तो हम इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं, जैसे ही रिएक्शन खत्म हुई कलर दे कलर देते हैं, रहते सर, कलर. तो उस कलर से हमें पता चल जाता है, सर कलर से हम जान जाते हैं कि भाई रिएक्शन खत्म हो गई, हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, तो हम उससे कंसंट्रेशन मेजर कर लेंगे। अब आता है इंडिकेटर क्या होता है, एन ऑक्सिलरी सब्सटेंस, इट हेल्प टू यूजुअल डिटेक्शन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टाइट्रेशन प्रोसेस। तो इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज, कुछ डाइज हम यूज करते हैं, डाइज कलर्ड होती है, आपने देखा होगा बाल वाल पे लोग लगाते हैं, बाल सफेद होते तो काला करने की। ये कौन कर रहा है? अब नहीं करना, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोक्सिलिन, क्रीसोल रेड और थाइमोल ब्लू, ये these are the different dyes which is used as a indicator while titration। तो टाइट्रेशन में जब एंड पॉइंट आता है, तो ये हमें इंडिकेट कर देते हैं कि भैया रिएक्शन खत्म हो गई है, अब आप आपकी कैलकुलेशन शुरू कर दो। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको जितना डीपली बताया है ना, इतना आपके डिफार्मा लेवल में है भी नहीं, नॉर्मेलिटी और ये मोलैरिटी, ठीक है। इतना डीप में बस आपको इतना ही है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी होती क्या है, इतना भी पता हो तो बहुत है। मैंने तो आपको काफी कुछ बता दिया, उतने की आपको जरूरत भी नहीं है ना। तो ये टाइट्रेशन को समझने के लिए मैंने आपको बताया है वो। बाकी आपके कोर्स में क्या है पता है, आपके कोर्स में टाइट्रेशन है। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, भाई वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है,
कोई ये नहीं पूछेगा कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की कैलकुलेशन एक्सप्लेन करो। ऐसा क्वेश्चन ना कभी आया है डी फार्मा में और ना कभी आएगा, है ना। पर मैंने आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा बता दिया। तो ये आपके सिलेबस में क्या है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है ना। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एसिड बेस टाइट्रेशन, इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में यहाँ पर देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, ठीक है। तो इसको एन से डिनोट करते हैं, है ना, और इसको एम से डिनोट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो मोलैरिटी एम, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में मैंने कितने मोल डाले हैं। अब आपको समझ में आया मोल क्या है। 5 मोल डाले, 4 मोल डाले, कितने मोल डाले। और 1 मोल मतलब क्या, कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट क्या है, NaCl है सपोज, या सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैंने कितने मोल डाला है। और 1 मोल की कैलकुलेशन मैंने आपको अभी बताई है। आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है अब, हाँ सर, सब समझ में आ रहा है आगे। है ना। तो ये हो गई मोलैरिटी। मोलैरिटी की सर डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन अ पर ग्राम लीटर पर सॉल्यूशन। लीटर मोल, ओके, हाँ। अब हम देखते हैं टाइट्रीमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो इसमें NaVa इज इक्वल टू NsVs, NsVs ये इनटू में है। अब इसमें देखते हैं Na क्या होता है, इट इज अ नॉर्मेलिटी ऑफ एनालाइट। Va क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एनालाइट। Ns क्या होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। Vs क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। Ma क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ एनालाइट। और Ms क्या होता है, मोलैरिटी ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख के टाइट्रेशन की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। एक्चुअली इसका होता है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करने के बाद इतने सवाल ही नहीं उठते हैं। जब व्यक्ति खुद ही ब्यूरेट पकड़ता है, खुद ही कोनिकल फ्लास्क में नीचे चीजें रखता है और खुद ही उसको धीरे धीरे करता है, तो उसको इतना समझाना ही नहीं पड़ता, वो प्रैक्टिकल करके ही समझ जाता है कि क्या है ब्यूरेट, क्या है कॉनिकल फ्लास्क, कहाँ पर मैंने एनालाइट लिया, कहाँ पर मैंने टाइट्रेंट रखा, कहाँ टाइट्रेंट रखा, सब उसको क्लियर हो जाता है। पर अभी आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, इसलिए इतनी दिक्कत हो रही समझने में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये डायग्राम देख के आपको सब समझ में आ जाएगा। ये है टाइट्रेशन का डायग्राम, और ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइट्रीमेट्रिक अपरेटस। क्या बोलते हैं, टाइट्रीमेट्रिक अपरेटस। इस अपरेटस में यहाँ पर आप देखोगे ये है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये है ब्यूरेट। ब्यूरेट में क्या है, मार्किंग होती है, यहाँ से हम वॉल्यूम देख लेते हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम डला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम इनिशियल वॉल्यूम की रीडिंग ले लेते हैं। आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, उसमें जो हमको वैल्यूज पुट करनी है वो सब यहाँ से मिलने वाली है। इट इज अ एक्सपेरिमेंट, ये एक प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से हम कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तो कंसंट्रेशन हमें पता है, तो नॉन कंसंट्रेशन है तो उसको हम नॉन कंसंट्रेशन किस में लेंगे, ब्यूरेट में लेंगे। और यहाँ पर स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन हमने ले लिया, किस में लिया, ब्यूरेट में लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या रखा, 20 ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन, और इसमें हम डालेंगे इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होगा, जब हम ऊपर से उस लिक्विड को नीचे आने देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई रिएक्शन कब खत्म हो रही है ना। जैसे हमने कोई ऐसी डाई यूज की, जैसे हमने नीचे एसिड लिया, ध्यान से सुनना, है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने नीचे ऐसी डाई ली जो कि बेस में सॉल्युबल होती है ना। बेस में मतलब अपना कलर दे देती है, ऐसे समझो। तो हमने क्या किया, नीचे एसिड लिया, और जब हम इसमें बेस डालेंगे, तो जब ये एसिड बेस में बदल जाएगा तो वो डाई फट से कलर दे देगी कि नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ एसिड था, हमने एक डाई ले ली उसमें, और वो डाई कब कलर देगी, जब एसिड बेस हो जाएगा। और हमने नीचे एसिड लिया और ऊपर बेस लिया, और बेस को हम एसिड में डाल रहे धीरे 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 करके। तो जैसे ही हम डालेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि एसिड पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसी ही अगली बूंद गई नीचे तो फट से कलर दिख जाएगा हम, तो वो कलर हमें बता देगा एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका हुआ टाइट्रेशन, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 20 ml ऑफ एसिड सॉल्यूशन लिया। यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। और यहाँ से हमने इनिशियल वॉल्यूम की रीडिंग ले ली, और फिर हमने उसका टाइट्रेशन किया। और यहाँ पर देखो ये खाली होता जा रहा है, फाइनल वॉल्यूम रीडिंग हमने ले ली कि भाई कितना लग गया, हमने वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितना बेस लगा दिया। न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन इंडिकेटर हैज चेंज द कलर। देखो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट कलर है और यहाँ पर पिंक हो गया। पिंक हो गया मतलब
ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ की हम रीडिंग ले लेंगे। एक रीडिंग यहाँ की ले ली, एक रीडिंग यहाँ की ले ली। आपको पता है कि किसी फॉर्मूले में यदि 4 चीज है और 3 हमको पता है तो एक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। टाइट्रेशन समझ में आया आप लोग को? टाइप ऑफ टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सीमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है। ये टाइट्रेशन सारे बहुत इजी है। देखो, एक एसिड है और एक बेस है, हम उसको यदि टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं तो उसको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कहेंगे। कॉम्प्लेक्सीमेट्री टाइट्रेशन में क्या होता है, जो एंड पॉइंट आता है उसमें कॉम्प्लेक्सेशन बन जाता है। मतलब हमें एंड पॉइंट का पता कैसे चलता है, कॉम्प्लेक्सेशन के थ्रू पता चलता है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्सीमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं। एक होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसमें मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू टाइट्रेशन किया जाता है। इसमें 2 रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का निकलना रिडक्शन। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, इसमें जो एंड पॉइंट बनेगा उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्रेसिपिटेट से समझ में आएगा कि भाई हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है ना, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो हम उससे ये 4 टाइप ऑफ टाइट्रेशन है जिनसे हम नोन कंसंट्रेशन से अननोन कंसंट्रेशन हम आइडेंटिफाई डिटेक्ट कर सकते हैं। अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, देखो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अ सैंपल ऑफ अननोन सैंपल ऑफ एसिड इज एस्टिमेटेड विद द नोन कंसंट्रेटेड बेस, वाइसा वर्सा। हम एसिड, जैसे कोई एसिड हमें दिया है उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता तो बेस से हम एसिड की निकाल लेंगे, और यदि बेस दिया है तो बेस की एसिड से निकाल लेंगे। तो एसिड बेस क्या होता है, जब मिलता है तो वाटर बन जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, पानी बन जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और NaCl बनेगा। और जब ये रिएक्शन कंट्रोल कंप्लीट हो जाएगी तो हम HCl से NaCl की, NaOH से HCl की, या HCl से NaOH की कंसंट्रेशन हम डिटेक्ट कर लेंगे। अब आता है कॉम्प्लेक्सीमेट्री टाइट्रेशन। As the name indicate, the end point seems the formation of complex molecule. Here, titrant and titrant react from complex till end point is reached. One complex is formed. The complex is stable and not further reaction take place. ठीक है, ये थोड़ा सा बचा है, कंप्लीट कर देता हूँ फिर खाऊंगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन हो गया। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। तो इसमें एनालाइट और टाइट्रेंट को ब्यूरेट और कोनिकल फ्लास्क में रख के उसका कंसंट्रेशन नोन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन में, इसमें मैंने आपको बताया प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा तो उससे एंड पॉइंट हम देख लेंगे। अब मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की इसके कुछ मेथड्स होते हैं, ये आप याद रखना, मोहर्स मेथड, वॉलहार्ड मेथड और फजान मेथड। ये वैज्ञानिकों के नाम है जिन्होंने मेथड डेवलप की थी। तो पहला जो है, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड प्रेसिपिटेट, और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कलर्ड कॉम्प्लेक्स द एंड पॉइंट। और फेजांस मेथड में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर्ड इंडिकेटर ऑन द प्रेसिपिटेट एट द एंड। तो ये आपके 3 मेथड हो गए। तो कहाँ कहाँ यूज होता है टाइट्रेशन का, टाइट्रेशन का यूज तो हम कंसंट्रेशन को ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो एग्रीकल्चर में हो सकता है, ऑयल इंडस्ट्री में हो सकता है, केमिकल इंडस्ट्री में हो सकता है, फार्मास्यूटिकल में तो होता ही होता है, हम तो खुद ही फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, तो हमको ये सब एनालिसिस करनी पड़ती है फार्मास्यूटिकल में यदि जाओगे कंपनी में। तो फूड इंडस्ट्री में होता है। अब एडवांटेज क्या है इसके, टाइट्रेशन का जो एडवांटेज है, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, और इसको जल्दी से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और टाइट्रेशन इज एन एस्टेब्लिश्ड एनालिटिकल टेक्निक, ये एस्टेब्लिश और फुल्ली साइंटिफिक है। अब इट इज वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टेक्निक। टाइट्रेशन ऑफर अ गुड प्राइस एंड परफॉर्मेंस रेशियो एज कंपेयर टू द मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। देखो, मैंने आपको बताया एनालिसिस की बहुत सारी टेक्निक है। अब HPLC से करोगे तो 7-2 करोड़ की SPLC आती है, कितनी महंगी है बताओ। और यहाँ टाइट्रेशन आपका प्यूरेट और पीपेट से हो जा रहा है, कम में बम का आपको यहाँ इफेक्ट मिल रहा है ना। अब HPLC खरीदोगे और गैस क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे तो दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड, दे आर हाईली एक्सपेंसिव, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होते हैं, है ना। इट कैन बी यूज्ड बाय लो स्किल्ड और लो ट्रेन्ड पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप लोग यदि लैब आते तो मैं आपसे टाइट्रेशन करवा देता। तो इसमें बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, एक आम इंसान भी थोड़ा बहुत समझा दिया जाए तो टाइट्रेशन कर सकता है। और लेकिन जो HPLC है वो नहीं चला सकता,
HPLC मशीन पे यदि किसी को खड़ा कर दिया जाए तो वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और उसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड है और उसका मतलब पूरे पार्ट्स वार्ट्स। HPLC की बात नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। नो नीड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड केमिकल, और इसमें बहुत ज्यादा मतलब केमिकल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है जिनकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये सब टाइट्रेशन के फायदे हो गए, है ना। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सर पेशेंस के एक साथ, क्वेश्चन धैर्य है के सर। साथ सुना, सब्र के सर साथ। हाँ बोलिए। सर ये जो पीपीटी है ये सर जो कल नोट्स शेयर किए थे वैसे ग्रुप में कर देना सर आज भी प्लीज। ठीक है ना। ओके सर। वो क्या है, थैंक हमारे यू। जो साकिब मियाँ हैं उनकी मेहरबानी से हो पाया था, और आज वो हमारे बीच में है नहीं, है होना ना। सर। हो साकिब आप हाँ सर होना। कब आ गए सर आवाज सब साकिब मिलके ही भाई। आगे साकिब बढ़ेंगे भाई, सर। बहुत टाइम साकिब से भाई, हमारे समाज का उद्धार करो और इन सर सबका अच्छा साथ आप सबका जैसे। विकास चाहिए सर। असल हाँ, बाहुबली हमें साकिब भाई है सर। सस्टेनेबल विकास चाहिए, है ना, क्या सबका बोलते हो साथ उसको। सबका विकास, सबका साथ सबका विकास चाहिए सर। असल चलिए ठीक बाहुबली है, तो कल मिलते साकिब हैं भाई हम, है सर। कल सर कुछ सर पढ़ेंगे बाय बाय। ना। सर एक गुड डे सर। क्वेश्चन था। हाँ पूछो, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, फिर हाँ हाँ आप सर। पूछते रहना, ठीक है। हाँ 1 मिनट। चलो रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर रहा, वो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी चली जाए, इसलिए पूछ लो। सर क्वेश्चन ये था मेरा, मतलब हम्म ज्यादा मतलब पर्सनल क्वेश्चन है थोड़ा। और पर्सनल है तो फिर रहने दो, मैं रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, बंद कर पर्सनल देता इतना पर्सनल नहीं है, मतलब इससे हटके है हूँ। थोड़ा, मतलब अपने सिलेबस से पूछ लूं। अच्छा। नहीं नहीं, एक पूछ मिनट, लेना एक बाद में। काम करते हैं, कल आप क्लास की शुरुआत में पूछ लेना, मैं 5-10 मिनट का समय दूंगा, लिख के रख एक लो। मिनट सर। चाहिए, 1 मिनट, 10 मिनट भी नहीं हाँ चाहिए था। जैसे ये जैसे मम्मी का भी ब्लड को दिखाया था तो ब्लड पतला हुआ करके ऐसा बता रहे थे, तो हमें हाँ जैसे उनको क्या देना चाहिए, जैसे अपना आपने कल बताया था कि अनार या और मतलब इस तरह से क्या दे सकते हैं, थोड़ा सा नहीं, ये ये तो पूछना। आपका बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे सवाल आप पूछो जो जेन्युइन है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत वहां है जहाँ आप अजीब अजीब टाइप के सवाल पूछो, है ना। जो कॉमन और बेसिक चीजें है ना, बेस लाइन, वो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अब कोई पूछे कि भाई सर मुझे समझ में नहीं आया एनीमिया क्या होता है, अब ये ठीक है। अब वो कोई ऐसा दवाई पूछे, मतलब कुछ भी ऐसी चीज पूछे जो एकदम आउट ऑफ बॉक्स है, हाँ, तो उससे बाकी लोगों का लॉस होता है ना, इसीलिए। हाँ मतलब वही है कि डॉक्टर्स ने अभी बताया कि मम्मी का खून पतला हो गया, मतलब बहुत कमजोरी सी आ रही है, तो उन्होंने हम्म कुछ इंजेक्शन लगाए थे। हालांकि मम्मी हम्म बैतुल में थी, मैं यहाँ पांडुरना में हूँ, जा नहीं पाया। हम्म तो मैं है ना बेटा, आप एक काम करना, जी आपके जो मदर की रिपोर्ट है वो मुझे आप व्हाट्सअप करना, ठीक है। जी तो उनके जो जी टेस्ट की रिपोर्ट है उसको देख के ही आपको कुछ बता पाऊंगा कि भाई उनके अभी ब्लड की हालत कैसी है ना। तो आप मेरे को रिपोर्ट भेज देना व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं आपको पर्सनली कॉल करके आपकी हेलो। ये जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सर टेस्ट हुए हैं ना उनके, सीबीसी हुआ होगा, क्या क्या हुआ है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट हुआ होगा, और नहीं दूसरा टेस्ट उनकी वगैरह नहीं मेडिकल, किया था, वो दूसरा। डॉक्टर है कहीं अपना सरकारी डॉक्टर है। उन्होंने हम्म देखा कल बाटा जब लगा रहे थे तो बोले हम्म आंटी जी, बोले आपका खून बहुत पतला हो गया, बोले आपके मतलब वो किस कमी, मतलब किस कमी के कारण होता है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था। हम्म। खून पतला किस कमी से होता है। हाँ आपकी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है क्या, हाई बीपी या लो बीपी। नहीं सर, हाई बीपी या लो बीपी नहीं है, पर बीच हम्म बीच में जैसे ग्लूकोज कम हो जाता है उनका। ग्लूकोज कम हो जाता है, तो ये जी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है। और जी। हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन की वजह से भी खून पतला होने लगता है, क्योंकि इसमें ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, क्योंकि ब्लड का हम्म जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हम्म होता है, एक बीमारी कोई भी यदि है और उसका ट्रीटमेंट ना हो तो हम्म दूसरी बीमारी उससे पैदा हो जाती है। इसलिए तो हम्म। मैं आपसे हिस्ट्री पूछ रहा हूँ कि भाई मम्मी को हाई बीपी लो बीपी तो नहीं है। ऐसा नहीं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जो हाई बीपी लो बीपी की जो दवाइयाँ होती है ना, उसको हाँ खाने से भी खून पतला हो जाता है जी ना। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं।
तो आपका कारण क्या है खून पतला होने का? ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो सकती है। मतलब आपकी मदर जब खाना वाना खाती है ना, तो उसके बाद उनका जो ग्लूकोज लेवल जितना बढ़ना चाहिए प्रॉपर उतना नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ लोगों को हाई ग्लूकोज बढ़ने की वजह से डायबिटीज हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन ये होती है जिसमें ग्लूकोज बहुत कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो आपकी मदर को शायद हाइपोग्लाइसेमिया है। खाना तो भी जो है हाइपोग्लाइसेमिया का यदि ट्रीटमेंट कराओगे तो फिर वो हाँ, जो ब्लड पतला होने की प्रॉब्लम है वो अपने आप ही चली जाएगी, है ना? खाना भी से उनका हो नहीं पाता है। हम्म। अच्छा दिलीप, मैं इसको क्या करूं? स्टॉप कर दूं तो अपने आप सेव हो जाएगी ना ये? कि मैं मीटिंग एंड करूं? सर सर हाँ, सर वो पीपीटी की सर स्क्रीनशॉट लेना है ना सर। पीपीटी की स्क्रीनशॉट तो ये वीडियो शेयर करूंगा, यहाँ से ले लेना, ठीक है? तो सर आप शाम को दिलीप, करो। दिलीप चला गया क्या? दिलीप हो हेलो आप प्रेजेंट? नहीं है सर। चलो ठीक है, हमें ना कल मिलते हैं, हम है ना, कल जी बात जी करते हैं। जी सर, बाय सर। बाय।